नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेड स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत। मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटी में हम लोगों ने प्रेसिडेंट से स्टार्ट किया था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल कानून, और हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं इससे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा रहा था, ठीक है, लेकिन इसके साथ में बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है, तो मैं पढ़ाऊंगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कोई इंपॉर्टेंट आता है, जैसे इलेक्शन कमीशन आ सकता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन वाला हुआ है इंसिडेंस, तो फिर अपन इलेक्शन कमीशन पढ़ लेंगे और फिर साथ में ये वाला कंटिन्यूस रखेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के निर्माण में सबसे पहले संविधान सभा की मांग, संगठन मतलब कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, कार्यचालन मतलब वर्किंग, और समितियाँ मतलब कमिटीज़, क्या क्या कमिटीज़ बनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुँचे। इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा तो टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर बने। 1000 सब्सक्राइबर और बन जाएंगे तो हम और भी फैकल्टीज ला पाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा जल्दी से जल्दी 1000 तक पहुँचाएँ ताकि हम ऑल फैकल्टी को ला पाए और हम और भी सब्जेक्ट पढ़ा पाए। देखिए, हम आपसे फीस वगैरह कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सब्सक्रिप्शन मांगते हैं और एक लाइक मांगते हैं। उसका कोई पैसा लगता है नहीं, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत करते हैं, हमारी पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण। सबसे पहले हम देखो टाइमलाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहले कब हुआ था? 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा का जो आइडिया था, किसने रखा था? एम एन रॉय। ये थे पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट लाने के पायनियर थे एम एन रॉय। सबसे पहले 1935 में इन्होंने अपना ये आइडिया दिया था, आइडिया फॉरवर्ड किया था। 1935 में ही आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी थी संविधान को बनाने के लिए, मतलब भारत के संविधान को बनाने के लिए 1935 में ही इन्होंने भी डिमांड करी, ठीक है। फिर 1938 में बिहाफ ऑफ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि डिक्लेयर किया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब जो भारत का संविधान है वो कोई बाहर के इंटरफेरेंस के बिना भारतीय मतलब संवैधानिक सभा के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वह उससे बने, समझे। तो 1938 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने बिहाफ ऑफ आईएनसी पे ये घोषणा की थी कांग्रेस की ओर से कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सभा द्वारा बनाया जाए। इसका मतलब यही है कि एक मतलब संविधान सभा बनाई जाए जो हमारे द्वारा निर्वाचित, वो मतलब इलेक्टेड हो, तो उसके द्वारा ये बने, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन याद कर लीजिएगा। टाइमलाइन से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ था। फिर 1940 में क्या हुआ था कि एक अगस्त प्रस्ताव आया था, आपको पता हो तो, अगस्त ऑफर से बोलते हैं। उसने फाइनली इस डिमांड को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, समझे। उसके बाद 1942 हुआ था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के उसके लीडरशिप में एक मिशन भेजा था इंडिया में। उसने क्या कहा था कि हाँ, शर्त तो एक्सेप्ट कर ली थी लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद, ठीक है। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। क्रिस्प प्रपोजल था, उसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया 1942 में। फिर फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आया। उसने क्या करा कि टू मतलब 2 संविधान सभा बनाने का आइडिया रिजेक्ट कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की मुस्लिम लीग की जो भावना थी, वो मतलब जो इरादा था, वो ख़त्म हो गया। मतलब एट द एंड 1946 में एक्सेप्ट हो गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और वो संविधान सभा मतलब जो संविधान सभा होगी वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगी, ठीक है। ये टाइमलाइन तो याद रखिएगा। 1935 में एम एन रॉय ने किया सबसे पहले आइडिया। 1935 में इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको ऑफिशियल एक्सेप्ट किया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर मतलब ये घोषणा की कि द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्री इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के संविधान सभा जो कि भारतीय द्वारा चुनी जाएगी उससे बनाया जाएगा। ब्रिटेन ने सबसे पहले 1940 में अगस्त ऑफर उसको एक्सेप्ट किया। जो क्रिप्स मिशन था उसमें उसने क्या किया कि उन्होंने ये बोला कि हम लोग करेंगे, बनाएंगे आपका, लेकिन वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद।
और 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट कर लिया एक्चुअली। ये थी टाइमलाइन। अब जब कंपोजिशन हो गया, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, उसके बाद उसका कंपोजिशन कैसे था, कितने मेंबर किसके थे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389, ठीक है, 389 टोटल स्ट्रेंथ थी। उसमें से ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर थे वो थे 296, याद रखिएगा ये 296 ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे। फिर प्रिंसली स्टेट भी थे उसमें। इंडिया देखिए, इंडिया सिर्फ ब्रिटिश इंडिया का नहीं था, खूब से प्रिंसली स्टेट थे, जैसे राजस्थान के सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद था, ऐसे बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 93, आया समझ में। अब जो ब्रिटिश इंडिया थे उसमें भी दो तरह के प्रोविंस थे, एक तो गवर्नर द्वारा चलाए जाते थे, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस द्वारा चलाए जाते थे। जैसे ये कुर्ग और बलूचिस्तान, ये चीफ कमिश्नर का प्रोविंस थे, ठीक है। ऐसे करके 4 प्रोविंस थे, अजमेर, मेरवाड़ा, तीन तो मुझे याद है, कुर्ग, बलूचिस्तान और एक और कोई होगा, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक और था कोई, ठीक है। तो इनके मेंबर थे 4, बाकी ब्रिटिश प्रोविंस के मेंबर थे 292। अब देखिए उनको कैसे चुना गया था। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर टू बी अलॉटेड सीट ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीट अलॉट की गई थी। रफली 1 सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर द 1 मिलियन पीपल, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट अलॉट की गई थी। और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो सीट अलॉट की गई थी उसको 3 प्रिंसिपल के कम्युनिटीज़ पे डिवाइड किया गया था, मुस्लिम, सिख और जनरल। मतलब जनरल में ऐसा था उन दोनों कम्युनिटी को छोड़ के तीसरा जो भी बचे हैं सारे जनरल में आएंगे, और उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे सब कम्युनिटी के, वो उनके ही मतलब उन कम्युनिटी के द्वारा ही चुने जाते थे, ठीक है। इन द प्रोविंशियल असेंबली एंड वोटिंग वाज टू बी बाय द मेथड ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, जो चुने जाते थे। लेकिन इस कौन से प्रिंसिपल में चुने जाते थे, ये लिखा हुआ मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो और जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के, वो उनके हेड है प्रिंसली स्टेट के, उनके द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते थे। मतलब किंग, कोई भी राजा है, राजा के द्वारा, जैसे जयपुर प्रिंसली स्टेट है, उसके राजा के द्वारा जो भी मेंबर भेजना वो नॉमिनेटेड करने के बाद भेजा जाएगा। वहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन कहाँ होंगे, ओनली ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले वहाँ समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एक तो मेंबर्स ही सारे जितने कौन कितने थे, ठीक है, और ये थे किस मेथड के द्वारा चुने गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति, ठीक है। अब याद कर लीजिएगा हिंदी मीडियम वाला। अब देखिए कॉम्पोजिशन क्या था। पहला इलेक्शन हुआ था जो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसमें जो आईएनसी ने है 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, और जो छोटे ग्रुप्स थे और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे उन्होंने मिला के 15 सीट जीती थी, ठीक है। अब जो 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट द्वारा, प्रिंसली प्रोविंसेस द्वारा, उनको क्या हुआ था कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि अपन को इंडिया में शामिल होना है या नहीं होना है, या इंडिपेंडेंट रहना है या किसी और में शामिल होना है। तो उन्होंने पिछली स्टेट ने कोई भी सीट खाली छोड़ दी सारी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अपने दूरी बना ली थी उन्होंने। मतलब यद्यपि संविधान सभा जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन था अपना इंडियंस का। मतलब लगभग ऑल सेक्शन के जितने भी सेक्शन है, सारे सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे था, सभी वर्गों का, ठीक है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वुमेन, ऑल द सेक्शन, ठीक है। कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जैसे महात्मा गांधी, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, बाकी अदरवाइज सारे जो भी बड़े बड़े नेता थे वो भी इसमें उसके वो थे, मेंबर थे, सदस्य थे, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले देख लीजिएगा। ये आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये तो वो देखो, ये बोर्ड एग्जाम की बड़े काम की चीज़ एग्जाम के लिए। उसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके जो हेड बनाए थे, अब जो उसके सभा के जो चेयर जिसने की थी वो थे सबसे ओल्डेस्ट पर्सन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं उनके फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे शक्ल जैसे फ़ोटो देखते हैं तो याद हो जाती चीज़ें। वो कौन सी प्रैक्टिस थी? ये फ्रेंच प्रैक्टिस के द्वारा। अब भी देखिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं अपन, वो सबसे सीनियर मेंबर को बनाते हैं। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, ध्यान रखिएगा। सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, उसको अध्यक्ष बना दिया गया असेंबली का। वैसे ही एस सी मुखर्जी, वी टी कृष्णाचार्य, स्क्रीन पे देखिए इनकी फोटोज़, इन दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, कौन कौन थे? पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिर क्या सबसे सीनियर मेंबर सचिदानंद सिन्हा को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया एज मतलब फ्रेंच प्रैक्टिस से। उसके बाद किसको इलेक्ट किया गया? राजेंद्र प्रसाद को। और एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णाचार्य को वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, 1 प्रेसिडेंट था। अब देखिए ये आइडिया आया कहाँ से, मतलब इसका बेस क्या है? एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, मतलब पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इन द ले डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। मतलब एक आइडिया होना चाहिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो वो आइडिया किस पे बेस है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है प्रीएम्बल्स, और प्रीएम्बल पे बेस है अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अभी अपन एक बार पढ़ लेते हैं ढंग से, क्यों क्वेश्चन आया था अभी, जो मैंने रेड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, वो क्वेश्चन आए थे अभी क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखिए क्या था इसमें। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर इट्स फर्म सोलेमन resolved to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governments a constitution। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट बॉडी या रिपब्लिक बॉडी डिक्लेयर किया गया है भारत के भविष्य में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्न करेगा। ठीक है, अब मतलब इंडिया, अब इंडिया क्या है? इंडिया को बताया गया है द टेरिटरीज दैट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो टेरिटरी है, टेरिटरी दैट नाउ फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स द्वारा, सच अदर पार्ट ऑफ द इंडिया स्टेट आर आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन स्टेट के द्वारा ऑनर की जाती है जो इंडिया से बाहर है। जैसे कुछ संपत्ति इन्होंने इंडियन स्टेट्स ने ब्रिटेन में ले रखी है, तो वो भी ब्रिटिश इंडिया में मतलब इंडिया में आएगा। द स्टेट as well as other territory are willing to be constituted into the independent sovereign India। मतलब और जो इसके अलावा जो आना चाहेगी बाद में इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में, उनको उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया है, और वो इंडिया होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है सेशन, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द सेड टेरिटरी वेदर with their present boundaries or which such other as may be determined by the Constitution Assembly, therefore according to law of Constitution shall possess and retain the status of the autonomous unites together and distribute power and exercise all power function of the government of India and ये देखिए जो इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा दिया, बाकी आप पढ़ लीजिएगा आराम से। Whereas all power and the authority of the sovereign independent India, its constituent part and organ of the government are derived from the people। इसकी जो भी अथॉरिटी है इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो कहाँ से आएगी? पावर पीपल से आएगी। जब आम आदमी है वहाँ से पावर बनेगी। यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ से राजा से पावर नहीं आ रही, यहाँ आम आदमी से पावर आएगी अब। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले ढंग से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट था मैंने हाईलाइट कर दिया। Where shall be guaranteed secure to all the people of India justice, social, economic and political equality of status of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality। ये सब इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको मिलेगा। ठीक है, मतलब adequate safeguard shall be provided for the minority, backward मतलब पिछड़े लोग, माइनॉरिटीज़ है जो, और ट्राइबल लोग हैं, और डिप्रेस्ड क्लास है, उनको सेफगार्ड मैकेनिज्म बनाया जाएगा। shall be maintained integrity of the territory of the republic and its sovereign right on land, sea and air according to justice and the law of civilized nation। ये सब ये माना जाएगा। ancient land attain to rightful honor place in the world and make its full and willing constitution। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा।
अब देखिए, द रिजोल्यूशन वॉज यूनानिमसली एडोप्टेड बाय द असेंबली ऑन द 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास मतलब प्रेजेंट किया गया था। और पास कब हुआ, एक्सेप्ट कब हुआ, जनवरी 22 को 1947 में। और इसका ही जो मॉडिफाइड वर्जन है वो है अपना प्रियम्बल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है। अगर पूछे कि ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल्स कहाँ से लिया गया है तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लिया गया है। ठीक है, हाँ, मतलब प्रियम्बल्स मतलब हिंदी मीडियम वाले समझ जाएगी प्रस्तावना को मैं प्रियम्बल्स कह रहा हूँ। अब क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। फिर जून में क्या हुआ कि ये भारत को इंडिपेंडेंट करने की बात चल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आया। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में 1947 में क्या हुआ कि इसी में कुछ चेंज किए गए। अब क्या चेंज किए गए, बड़े इंपॉर्टेंट चेंज किए गए, क्योंकि उस समय से भाई अंग्रेज भारत छोड़ के जाने वाले थे और अपने पास कोई चुने हुए मेंबर्स थे नहीं, अपने पास कोई असेंबली थी नहीं जो भारत को चला सके। तो उन्होंने क्या किया कि इसी असेंबली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी जो लॉ बनाएगी और उसको भारत को एक बार रेगुलेट करेगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो क्या करा गया कि असेंबली वाज द फुली सॉवरेन बॉडी विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशंस इट्स प्लीज्ड। मतलब जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, एक फुली सॉवरेन बॉडी हो जाएगी। द एक्ट इम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट अल्टर एनी लॉ। कोई भी लॉ को हटा सकती है, लॉ को चेंज कर सकती है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है रिलेटेड टू इंडिया। ठीक है, और असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली बॉडी बना दिया गया। ठीक है, इन अदर वर्ड टू सेपरेट फंक्शन, दो अलग से फंक्शंस उनको असाइन किए गए और जो अलग अलग दिनों में परफॉर्म किए जाएंगे। असेंबली बिकम्स पार्लियामेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। और इससे क्या हो गया कि फ्री इंडिया की फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई, मतलब डोमिनियन लेजिस्लेचर था ये। वेयर द असेंबली मीट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। अगर वो संवैधानिक बॉडी के रूप में अगर वो असेंबल होती है तो उसको चेयर किया जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगर वो लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा के लिए मीट होती है तो उसको चेयर किया जाएगा जीवी मावलंकर। इनकी फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी अगर वो असेंबल हो रहे हैं तो वो कैसे होगा, उसको चेयर कौन करेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी अगर वो असेंबल हो रहे हैं तो उसको कौन चेयर करेगा, डॉक्टर जीवी मावलंकर। ध्यान रखिएगा। और ये कब तक चलता रहा, 26 जनवरी 1949 तक, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया। उसके बाद जब तक इलेक्शन हुए तब तक ये लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में काम कर रहा था। जब फर्स्ट इलेक्शन हुए उसके बाद पहली चुनी हुई संविधान सभा क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी आई अपने पास। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि अब 1900 इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट में आपको पता है तो ये क्या नाम है, पाकिस्तान अलग हो गया था। तो जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे वो भी अलग हो गए होंगे। तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान के एरिया में आ रहे थे वो विड्रॉ कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। तो टोटल स्ट्रेंथ जो 299 थी वो हो गई, मतलब 389 थी वो 389 थी वो हो गई 299, मतलब 299, मतलब जो कैबिनेट मिशन में प्लान की गई थी वो कम हो गई। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंस की जो थी वाज रिड्यूस 296 थे 229 हो गए। ब्रिटिश इंडिया के जो थे, ब्रिटिश प्रोविंस के जो मेंबर्स थे वो 296 से 229 हो गए। और जो प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स थे 93 वो हो गए 70। ठीक है, द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द असेंबली वाइज था, मतलब 31 दिसंबर 1947 तक ये इनकी प्रेजेंटेशन थी। मतलब क्या था, 389 से कितने हो गए, 299 टोटल। जो ब्रिटिश इंडिया थे उनके 229 हो गए 296 से, और जो प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे 93 वो हो गए 70। ठीक है, और ये स्थिति कब तक की है, 31 दिसंबर 1947 तक की। हिंदी वीडियो वाले देख लीजिएगा। अब देखिए कुछ और भी फंक्शन किए थे इन्होंने, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। जैसे इंडिपेंडेंट एक्ट आने के बाद ये एक मतलब सॉवरेन बॉडी हो गई थी तो ये कुछ भी अल्टर कर सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेटिफाई की मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब रेटिफाई की, कब अपन ने अडॉप्ट की, मई 1949 में। ये क्वेश्चन आया, मेरे खुद के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, ये इसलिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ाता नहीं हर कोई, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ताकि ये आपको समझ में आए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब उन्होंने क्या किया कि नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था जुलाई 22, 1947 को। 15 अगस्त को अपन आज़ाद हो रहे थे तो कुछ तो फहराना था, तो उन्होंने ऐसे याद रखा करो, मैंने तो ऐसे याद किया था कि भाई झंडा पहली बार झंडा कब लहराया अपन 1945 में, 1947 में 15 अगस्त को। तो उससे जस्ट पहले उन्होंने देखा क्या लहराएंगे, कौन सा झंडा, खूब सारे बटे हुए, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया जुलाई 22 को नेशनल फ्लैग। नेशनल एंथम भी गाना था। नेशनल एंथम चलो उन्होंने 26 जनवरी 1950 से पहले, जस्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना था तब उससे पहले 24 जनवरी 1950 को इन्होंने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, याद रखिएगा। नेशनल सॉन्ग थे जो, उसको भी उन्होंने उसी दिन 24 जनवरी 1950 को किया। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने थे उनको भी इलेक्ट इन्होंने ही किया 24 जनवरी 1950 को। पहले जो अपने राष्ट्रपति है वो उनको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही एक्सेप्ट किया, इलेक्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। अब इसको बनाने में क्या लगा, 11 सेशन हुए 2 साल तक, 11 मंथ और 18 दिन लगे। 60 कंट्रियों के, मतलब 60 कंट्रियों के इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेक किए, मतलब गो थ्रू हुए, और ड्राफ्ट कंसिडरिंग 1.4 डेज, मतलब 114 दिन में इस पर 64 लाख का खर्चा आया। ठीक है, जो फाइनल सेशन था वो हुआ 24 जनवरी 1950 को, जब इन्होंने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग ये और राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। ठीक है, ये हुआ है 24 जनवरी को 1950, वो लास्ट सेशन ही था। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द जनवरी 26, 1950 टिल, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट बन गई 1950 से, जब तक फर्स्ट इलेक्शन नहीं हुए थे 1951-52 तक। ठीक है, ये हिंदी वाले देख लीजिए। तो देखिए ये बहुत लंबा हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कमिटीज़ क्या क्या बनाई थी बनाने के लिए। बहुत सी कमिटीज़ थी, एम्पावरमेंट कमेटी थी, स्टेट कमेटी थी, यूनियन कमेटी थी, स्टेट लेवल पे कमिटीज़ थी, सारी कमेटी पढ़ेंगे। इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लागू हुआ, इन्फोर्समेंट, एक्सपर्ट कमिटीज़ भी जो कांग्रेस की थी वो क्या क्या थी, हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों लोग, मतलब इसकी क्रिटिसाइज भी करना पड़ता है मेंस के लिए, तो वो भी देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सिंबल्स क्या थे, कुछ ने उनको काम किया था, उन्होंने डिजाइन किया था, सब कुछ किया था, ये भी पढ़ेंगे। अगला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मत चूकिएगा। आप हमारे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों को सजेशन आएगा, इससे हमारे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। हमारा एम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, ताकि हम और टीचर लाए और एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ा पाए। चलो देखिए, जब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको रेफरेंस बुक लेनी है तो आप एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, उसी में से आपको सारे कुछ चीज़ें इस स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ हम लोग शेयर करना स्टार्ट करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से मिल सके हमारे इन नोट्स की।